क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स में अच्छा सबसे पहले क्या है, ड्रग्स दो किस्म की होती हैं, एक तो इंसुलिन होती है और एक होती हैं नॉन इंसुलिन एंटीबायोटिक ड्रग्स। ठीक है, इंसुलिन में 3 किस्में हैं, एक है रैपिड शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है, और एक है इंटरमीडिएट एक्टिंग, एक है स्लो लॉन्ग एक्टिंग जिसमें ग्लार्जीन आ जाती है। ठीक है, अब जो इसमें हम पढ़ेंगे नॉन इंसुलिन डायबिटिक ड्रग्स, तो उसमें बहुत सारी टाइप्स हैं इसकी। इंसुलिन सिक्रेटोगैक्स हैं जिसमें इंक्लेजोपिन आ जाते हैं, बाइगानाइड्स यानी मेटफॉर्मिन, ठीक है, अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर्स, इकारबोज और थाइलो, इसी तरह अमाइलिन एनालॉग्स, इंक्रेटिन मॉड्यूलेटर्स और एसजीएलटी इनहिबिटर्स। ठीक है, ये 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। अच्छा, ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक जो हम ऑरली देते हैं, ठीक है, ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए काम करते हैं। ठीक है ना, और मतलब एडिकेटली मतलब काम कर सकते हैं। नॉन मेडिकल इंटरवेंशन जैसे डाइट, एक्सरसाइज या वेट लॉस जो है तो वो टाइप 2 के लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है, न्यूली डायग्नोस्ड टाइप 2 हो, अगर लेस देन 5 ईयर्स हुए हों तो वो वेल रिस्पॉन्ड करता है ऑरल एजेंट्स, अगर हम ऑरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स दे दें। ठीक है ना, और अगर ऐसा बंदा हो जिसको लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ है, उसको पता नहीं था और डायग्नोज भी लेट हुआ है, तो उसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ एजेंट्स देते हैं, साथ में विद और विदाउट इंसुलिन दे सकते हैं। ठीक है, द प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन बीटा फॉर्मेशन, कहते हैं कि बीटा सेल्स जो कि हमारे पैंक्रियाज का हिस्सा है, तो उसमें क्या करना होता है, इंसुलिन सीक्रेट करनी होती है, तो वो डिक्लाइन होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, मतलब टाइप 2 जो है ना, टाइप 2 जो है वो एट सम टाइम कभी ना कभी जो है वो टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंसुलिन सीक्रेट करता है, लेकिन इंसुलिन ऐड करने के लिए जगह नहीं मिलती क्योंकि फैट्स होते हैं बेली एरिया में। ठीक है, इंसुलिन को ऐड करने के लिए जगह नहीं मिल रही होती, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है टाइप 2 में। लेकिन फिर क्या करता है हमारा पैंक्रियाज, और इंसुलिन भेजता है, फिर और इंसुलिन भेजता है, और इंसुलिन भेजता रहता है, लेकिन फिर भी शुगर हाई रहती है, हाई रहती है, हाई रहती है। एक टाइम आता है कि बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, वो फर्दर इंसुलिन नहीं भेज सकती, यानी कि अब वो टाइप 1 में कन्वर्ट हो गया। समझ आई? तो इसलिए जो लेट डायग्नोज वाले होते हैं तो उनमें इंसुलिन भी कभी-कभी दी जाती है, क्योंकि उनकी टाइप 1 में कन्वर्जन हो चुकी होती है। ठीक है, और ऑरल एजेंट्स कभी भी टाइप 1 वालों को नहीं दी जाती, टाइप 1 वाले को इंसुलिन ही बेटर होती है। ठीक है, अब ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को कम, अब इसमें इफेक्ट्स क्या-क्या हैं? ठीक है ना, किस चीज़ की, टाइप 2 की, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस क्या करती है, टाइप 2 अगर है तो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन कम होती है ना, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन कम, हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट कम, पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और इंसुलिन की सिक्रेशन को इंक्रीज करवाना है। अब ये सारी ड्रग्स इनकी जो लिखी हुई हैं ये काम करेंगे। अब ग्लूकोज हमारी बॉडी में हाई है, शुगर है, अब इसको हमने किधर फिक्स करना है कैसे करना है, या तो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को जो है तो कम करना है, कि मतलब जो हम ग्लूकोज खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब ही ना हो हमारे स्टमक के अंदर, ताकि ग्लूकोज हाई ना हो। उसके लिए हम क्या देते हैं, अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि पेरिफेरली हमारे हाथ पाँव ज़्यादा ग्लूकोज लें, इस्तेमाल करें, उसके लिए हम देते हैं बाइगवेनाइड्स और थायोजोलिडाइन डायोन्स। ठीक है, और इसी तरह हम चाहते हैं कि ग्लूकोज लीवर से ज़्यादा बाहर तरफ जाए और एब्जॉर्ब ना हो, उसके लिए भी हम यही दोनों पे ऐड करते हैं, पेरिफेरल पे भी और हेपेटिक पे भी। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि इंसुलिन की थोड़ी सिक्रेशन ज़्यादा हो जाए, थोड़ा ज़्यादा इंसुलिन आए, उसके लिए हम सल्फोनाइल यूरियाज देते हैं और मैग्नेटिनाइड्स देते हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन में सबसे पहले सल्फोनाइल यूरियाज हैं जिन्होंने इंसुलिन की सिक्रेशन करवानी है इंक्रीज। सल्फोनाइल यूरियाज फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन टोल ब्यूटामाइड और क्लोरप्रोपामाइड, क्लोरप्रोपामाइड सेकंड जनरेशन 24 आवर्स के लिए। अच्छा, ग्लाइबेंक्लामाइड और ग्लाइब्यूराइड और ग्लाइक्लाजाइड, ग्लाइपिजाइड, ग्लैम्पेराइड जो अभी दी हुई है, ग्लिमपेराइड। ठीक है, यह करती है इंटॉक्सिकेशन को ज़्यादा करती है। अब बाइगवेनाइड्स हम पढ़ चुके हैं, बाइगवेनाइड्स क्या थे, वो जो कि पेरिफेरल अपटेक को भी ज़्यादा करते हैं और हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट को कम करते हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, बाइगवेनाइड्स में दो आते हैं, एक है मेटफॉर्मिन, एक है फेनफॉर्मिन। इसी तरह मैग्नेटिनाइड एनालॉग्स, मैग्नेटिनाइड एनालॉग्स का क्या काम है, मैग्नेटिनाइड जो है तो ये सल्फोनाइल यूरियस की तरह इंसुलिन की सिक्रेशन को ज़्यादा करवाता है। ठीक है, मैग्नेटिनाइड एनालॉग्स कौन से हैं, एरापिक्लिनाइड और नेटिक्लिनाइड। इसी तरह थायोजाइल डायोन्स जो हमने पढ़े हैं, जो कि पेरिफेरल आउटपुट को ज़्यादा करवा रहे थे, वो है रोजीग्लिटाजोन और पियोग्लिटाजोन। इसी तरह अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर्स हम दे सकते हैं, अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर एकारपोज, मिग्लिटोल और वोग्लिबोज आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंक्रेटिन माइमेटिक्स में एक्जिनाटाइड आता है। अब इंक्रेटिन माइमेटिक्स में ना इंक्रेटिन क्या होते हैं, इंक्रेटिन जो है ना तो ऐसी चीज़ होती है हमारे स्टमक के अंदर रिलीज होती है इंक्रेटिन्स। ठीक है, अब इंक्रेटिन्स का काम होता है ना कि वो इंसुलिन को ज़्यादा सिक्रेट करवाती हैं, तो इंक्रेटिन की ऐसी चीज़ें देंगे जो इंक्रेटिन की तरह हो, इंक्रेटिन माइमेटिक्स हो। ठीक है, जैसे कि एक्जिनाटाइड। ठीक है, इस तरह DPP-4 इनहिबिटर जिसमें सिडाग्लिप्टिन, विंडाग्लिप्टिन, सक्साग्लिप्टिन आ जाते हैं। इसी तरह अमाइलिन माइमेटिक्स यानी कि प्रमलिनटाइड। सोडियम ग्लूकोज का को ट्रांसपोर्टर जो है SGL2 उसके लिए डेवाग्लिफ्लोजीन, सेराग्लिफ्लोजीन, रिमोग्लिफ्लोजीन। ठीक है, अब ये है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये कौन सी कहाँ पे कैसे ऐड कर रही है वो बताया गया है। ठीक है, अब ये हमने पढ़ी हुई है अभी पहले भी। अब देखिए ये बाइगवेनाइड्स क्या कर रही है, ग्लूकोज लीवर आउटपुट ब्लॉक कर रही है कि ग्लूकोज ना आए लीवर से, ये। और ये दूसरी क्या कर रही है, इंसुलिन सिक्रेटोगैक, इंसुलिन सिक्रेट करवा रही है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसी तरह जो AGI है, AGI जो है तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होने दे रही है ग्लूकोज को, इंटेस्टिनल लाइपेज इनहिबिटर।
इंटेस्टिनल लाइपेज इनहिबिटर भी एब्जॉर्ब नहीं होने देता। इसी तरह टी ये थायोजाइड्स जो हमने पढ़े हैं वो और बाइकार्बोनाइड्स, एक तो हम हमारे मसल्स में ग्लूकोज कैप्टिव को ज़्यादा करते हैं ताकि ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा मसल इस्तेमाल करे और ब्लड में कम हो जाए ग्लूकोज, ठीक है। इसी तरह टी ये थायोग्लाइसाइड्स यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, एडिपोज टिश्यू को इस्तेमाल नहीं होने देते। एडिपोज टिश्यू इस्तेमाल नहीं होता तो मतलब फैट्स इस्तेमाल नहीं होते, उसकी जगह पे क्या ग्लूकोज इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब ये है क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ। जो सल्फोनाइल यूरियाज हैं ना, क्या करते हैं, बीटा सेल से पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं और इंसुलिन सीक्रेट करवाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और क्या करते हैं, बाइंडिंग जो साइट है ना इंसुलिन की, जो कि इंसुलिन रिसेप्टर्स के ऊपर, उसको मतलब एक तो ऊपर से इंसुलिन सीक्रेट करवाते हैं, नीचे से जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स खराब हुए हैं ना उनको भी बाइंडिंग इंक्रीज करवाते हैं, नंबर ऑफ रिसेप्टर्स को भी इंक्रीज करते हैं, ज़्यादा रिसेप्टर्स बन जाएँ, ठीक है। ये है टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोमामाइड, ग्लिपेजाइड, ग्लिमेपिराइड, और ये ग्लिमेपिराइड और ये सबसे बेटर, मतलब ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे हैं बाइगामाइड, जिसमें मेटफॉर्मिन है, ग्लूकोफेज जो कि हर किसी को दिया जाता है आजकल। इसका काम ये होता है ना कि बॉडी टिश्यू सेंसिटिविटी, मतलब कि जो इंसुलिन के लिए ना इंसुलिन काम नहीं कर रहा ना, सेंसिटिविटी खत्म हो गई है, रिसेप्टर्स बंद है, फैट्स की वजह से रिसेप्टर्स बंद हो जाते हैं, पता है। इंसुलिन तो ऊपर से नॉर्मली आ रहा है टाइप 2 में ना, टाइप 1 में नहीं आ रहा, टाइप 2 में आ रहा है लेकिन काम नहीं कर सकता, उसकी रिसेप्टर्स ब्लॉक्ड है। तो ये क्या कहता है, बॉडी टिश्यू की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है कि चलो जो थोड़े मतलब बचे हुए हैं रिसेप्टर्स वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन के लिए सेंसिटिव हो जाए, इंसुलिन आके एक्ट करे और क्या करे, ग्लूकोज अपटेक करवाए ज़्यादा, और ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है वो लीवर से कम कर देते हैं। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है मेटफॉर्मिन का। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स हैं। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स में इकर्बोज और मिग्लिटोल आते हैं। इकर्बोज और मिग्लिटोल क्या करते हैं कि इंटेस्टाइन में जो है ना ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं होने देते, ग्लूकोज कम एब्जॉर्ब होगा ताकि ग्लूकोज हाई ना हो, ठीक है। ये है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, इकर्बोज मिग्लिटोल। इस तरह थायोजाइडाइन डायोन्स, थायोजाइडाइन डायोन्स जो है तो रोजी ग्लिटाजोन और पियोग्लिटाजोन है। ये डायोन्स का काम ये है कि ये इंसुलिन के एक्शन को रिसेप्टर के ऊपर ज़्यादा करते हैं। अब सल्फोनाइल यूरियाज में जो हैं वो सारे बताए गए हैं कि टोलब्यूटामाइड, ग्लाइबोराइड, ये बाइंड हो जाते हैं उससे अपने रिसेप्टर्स के साथ, और क्या करते हैं कि ये सिक्रेटोगॉग्स हैं, इसको हम सिक्रेटोगॉग्स कहते हैं, ये सिक्रेट करने वाले ये एजेंट्स जो हैं तो वो इनको मतलब ये तभी काम कर सकते हैं जब फंक्शनिंग बीटा सेल्स हो, यानी एक बंदे की बीटा सेल्स ठीक हो और वो सिक्रेट कर सकते हो तभी ये काम कर सकेंगे, ठीक है ना। दे स्टिमुलेट रिलीज, अब कैसे रिलीज करवाते हैं, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को बंद कर देते हैं, और क्या हो जाता है, कैल्शियम इन्फ्लक्स जो है तो वो स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन सिक्रेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, ग्लूकागॉन की सिक्रेशन को कम करते हैं कि ग्लूकागॉन कम आए, ठीक है ना, और बाइंडिंग ऑफ इंसुलिन टारगेट टिश्यू पे ज़्यादा हो। यानी ग्लूकागॉन जितना कम हो बनेगा तो फैट्स कम होंगे ना, डिपॉजिट कम बनेगी ग्लूकागॉन की, तो उतनी ज़्यादा टारगेट टिश्यू पे इंसुलिन काम करेगा, और आल्सो नंबर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर्स को भी ये ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, सल्फोनाइल यूरियस। सल्फोनाइल यूरियस का फार्माकोकाइनेटिक क्या है, यानी कि हम ये ले लेते हैं तो क्या होता है इनके साथ, ये तो पता है ना, फार्माकोडायनामिक और काइनेटिक। काइनेटिक क्या है, कैसे हमारी बॉडी के अंदर, अब ये क्या करता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ अटैच हो जाता है और फिर क्या जाता है लीवर में, और कहाँ से एक्सक्रीट होता है, लीवर और किडनी से। ऑरली एक्टिव होता है, लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, 90% जो है तो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड हो सकता है। अब शॉर्ट एक्टिंग है, इसमें मुख्तलिफ है ना, शॉर्ट एक्टिंग टोलब्यूटामाइड है 6 to 12 आवर्स के लिए, इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लिपेजाइड ग्लूकोराइड है, लॉन्ग एक्टिंग जो है ना तो वो है ग्लिमेपिराइड और ग्लाइकोलाइड। इसी तरह ग्लाइबेनक्लामाइड जो है 150 टाइम्स मोर पोटेंट है एज कम्पेयर टू टोलब्यूटामाइड। एडवर्स इफेक्ट्स क्या है सल्फोनाइल यूरियास के, इसकी वजह से वेट गेन होगा, फ्लूइड रिटेंशन और एडिमा होगा ना, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ना ये क्या कर रहा है, इंसुलिन को ज़्यादा सीक्रेट कर रहा है, रेजिस्टेंस को कम कर रहा है, इंसुलिन ज़्यादा से ज़्यादा एक्ट कर रही है उसके ऊपर। अब वेट गेन होगा क्योंकि ग्लूकागॉन तो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, ग्लूकागॉन जमा हो रहा है। हाइपर इंसुलिनीमिया, हद से ज़्यादा इंसुलिन सीक्रेट ना होना शुरू हो जाए इसकी वजह से। एंड हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब हाइपर इंसुलिनीमिया जब हद से ज़्यादा इंसुलिन आता है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है ना। हेपेटिक या रीनल इनसफिशिएंसी, मतलब एक हो सकता है कि खाने की वजह से हेपेटिक या रीनल जहाँ से वो एक्सक्रीट होता था वो ख़राब हो जाए और वहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया का और ख़तरा हो। एल्डरली जो बूढ़े पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादा ये टॉक्सिसिटीज पाई जाती हैं, ये वेट गेन, फ्लूइड रिटेंशन, हाइपोइंसुलिनीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरइंसुलिनीमिया, ठीक है। टोलब्यूटामाइड जो है वो हाई इंसिडेंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस कॉज करता है, टोलब्यूटामाइड ड्रग। सल्फोनाइल यूरियस बताते हैं, ये जो है हेपेटिक मेटाबॉलिज्म को कम करते हैं, ठीक है, और हाइपोग्लाइसीमिक एक्शन होता है इनका, ठीक है। सल्फोनाइल यूरियस के एडवर्स इफेक्ट नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, हाइपोग्लाइसीमिया और डिल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया एंड वाटर इंटॉक्सिकेशन। अब डाइसल्फाम लाइक रिएक्शन विद अल्कोहल वेट गेन, कहते हैं अल्कोहल वेट क्या कहते हैं, डायफ्राम लाइक रिएक्शन का मतलब ये है ना कि वेट गेन हो रहा है। और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, क्लोरप्रोपामाइड ये वाला है, क्लोरप्रोपामाइड की वजह से वाटर इंटॉक्सिकेशन होती है, हाइपोनेट्रीमिया।